हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित या अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो प्रश्न तैयार किए हैं वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ भूगोल और विज्ञान से संबंधित प्रश्न तैयार किए हैं। और यह जो प्रश्न है इसमें हमने कुछ प्रश्न जो है वो SCERT के किताब के सीधे प्रश्नों को इसमें हम लोग संकलित किए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। हम लोग सभी प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि समद्विरात्रि की स्थिति कब होती है, यानी जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसमें पृथ्वी जो है दो स्थिति में बढ़ता है। एक 0 डिग्री अक्षांश जो है यह विषुवत के नाम से ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वह ये जून में बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिसंबर में बड़ा दिन होता है। इस प्रकार जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में, यानी जब 0 डिग्री अक्षांश पर सूरज की किरणें चमकती है तो दोनों गोलार्ध में दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। जो कर्क और मकर रेखा पर की स्थिति होती है वो दिन और रात दोनों की स्थिति बराबर होती है, उसको समद्विरात्रि के नाम से जानते हैं। और यह तिथि जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 जून का होता है और सबसे जो बड़ा छोटा दिन है वो 22 दिसंबर का होता है। और इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और दोनों गोलार्ध में जो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन है वो दिन और रात बराबर होता है, तो इसलिए इसको समद्विरात्रि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है। दूसरे नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिर पृथ्वी के मैप को, तो पृथ्वी के मैप में क्या है कि ये 0 डिग्री जो अक्षांश है ये उसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है ये कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में या मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध में सालों भर गर्मी पड़ती है। उसके बाद जो है ये 23.5 से 66.5 डिग्री, 23.5 से 66.5 उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 से 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में के जो बीच का जो जगह होता है उसको जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। और वहाँ जो है ये ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंडी पड़ती है, यानी दोनों जो है बराबर मात्रा में पड़ती है, अधिक ठंड और अधिक गर्मी पड़ती है। इसलिए जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में जाना जाता है। भारत की जो स्थिति है तो भारत के जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उसके दक्षिण में जो राज्य हैं वो सभी उष्ण कटिबंध के राज्य हैं। लेकिन अगर बिहार उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो बिहार उत्तर प्रदेश जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, अर्थात यहाँ अधिक गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी और सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी पड़ती है। दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर घ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। तो अभी हम लोग इसमें चर्चा किए हैं, इसको फिर से समझ लीजिए, क्योंकि एक बार जब समझ लीजिएगा तो फिर कभी भूलिएगा नहीं। पूरे बड़ी जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी का जो नक्शा है, गोल है, इसको जब हम लोग बीचों बीच से डिवाइड करते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, और यहाँ पड़ती है सालों भर गर्मी। तो जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वो कौन सा कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध। ख आंसर सही होगा। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सारे राज्य जो दक्षिण भारत में हैं जिससे ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, वो सारे राज्य जो हैं वो उष्ण कटिबंध में हैं। इसी कारण जो है वहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, इसीलिए जो है सर्दी के मौसम में भी वहाँ गर्मी पड़ती है। अब बात आती है 66.5 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध में भी और 66.5 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो यहाँ जो है पड़ता है, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ खूब ठंडी के मौसम में ठंडी और गर्मी के मौसम में खूब गर्मी पड़ेगी, जिसमें हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश की स्थिति आएगी। और उसके ऊपर की जो स्थिति है जहाँ से लेकर के ध्रुव तक की स्थिति है वह शीत कटिबंध है, यानी सालों भर वहाँ सर्दी ही सर्दी पड़ती है। तो इस प्रकार जो है पूरे पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांट दिया, जो है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पृथ्वी के आकार में चंद्रमा क्या है। तो पृथ्वी से अगर आकार में चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा पृथ्वी से आकार में छोटी है। ऑप्शन नंबर बी जो है ए यानी क
सॉरी, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से पूछा जा रहा है, प्रश्न को उल्टा करके पूछा जा रहा है कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चांद पर जिन्होंने सबसे पहले पहुंचे हैं 1969 ईस्वी में चांद पर पहुंचे थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उन्हीं के साथ दूसरे व्यक्ति गए थे, उनका भी नाम याद रखिए, एडविन एल्ड्रिन है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही गए थे, लेकिन इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था, इसलिए चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जाने जाते हैं, जो कि कहाँ से कब गए थे, 1969 ईस्वी में। इनके साथ दूसरे व्यक्ति थे एडविन एल्ड्रिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीवन पनपता है, जीवन कहाँ पर पनपता है। तो इस प्रश्न, ये सारे जो प्रश्न हमने संकलित किए हैं दोस्तों, भले ही ये प्रश्न आपको आसान लगते होंगे, लेकिन ये प्रश्न हमने हूबहू जो SCRT के प्रश्न हैं उसे उठा करके लाए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चंस कहीं से बनते हैं तो वह प्रश्न हमसे छूटने नहीं चाहिए। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीवन पनपेगा कहाँ, स्थल मंडल पर, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल में जो है जीवन नहीं पनपेगा, लेकिन वायुमंडल का होना आवश्यक है स्थल मंडल पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। जी, 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इन जो व्यक्ति हमारे स्क्रीन पर सामने आ रहा है नाम, उनमें से कौन से व्यक्ति जो हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। तो ये नाम है ऑप्शन नंबर ख, यानी राकेश शर्मा जो है ये पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो अंतरिक्ष में गए, पहले भारतीय व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जल डमरू मध्य ये किसको जोड़ता है। जल डमरू मध्य जो है यह 2 बड़े झील, नदी या फिर स्थल को जोड़ता है। तो जल डमरू मध्य के द्वारा 2 बड़े जल भागों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला कौन है, पाक जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्या करता है, 2 बड़े जलभागों को जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समताप मंडल होता है। जी, समताप मंडल कहाँ होता है, यह 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि समताप मंडल जो है, जो वायुमंडल की अनेक परतें हैं उसमें से एक परत है समताप मंडल। वायुमंडल की क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, उसी में एक समताप मंडल परत है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। सोन नदी का जो बिहार में बहाव है वह पहाड़ी, पठारी या मैदानी भागों में है। तो इस 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा कि सोन नदी जो है वह मैदानी भागों में बहते हुए गंगा में, पटना के समीप आकर के गंगा में मिल जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोन नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी है जो पटना के पास आकर के मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। जी, धान की फसल के लिए ये जो मिट्टी हमारे सामने स्क्रीन पर है, इसमें सबसे जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, 11वां का ग ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोमट मिट्टी जो है वो धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत को भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। पर्वत जो होते हैं 3 प्रकार के, कहीं कहीं 5 प्रकार के पर्वतों की भी बात होती है, 3, 4, 5, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग जानेंगे कि पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन पर्वत होते हैं ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। अगर देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पर्वत के बारे में, तो पर्वत है क्या। पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पर्वत है। प्रथम पर्वत है वलित पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तब बनते हैं जब 2 प्लेट पर, ये वलित पर्वत कब बनते हैं, जब 2 प्लेट आमने सामने टकराती है और उनके किनारे टूट जाते हैं। ऊपर की ओर मुड़ी हुई परत को एंटिक्लाइन के रूप में जाना जाता है और नीचे की ओर से परतों का सिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एशिया में जो हिमालय पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है, ये सभी जो है ये वलित पर्वत है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो पड़ोसी देश में स्थित पर्वत हिमालय, जो विश्व की सबसे चोटी, जो ऊंची चोटी हिमालय में ही स्थित है, एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, वह एक प्रकार का वलित पर्वत है। और जो एवरेस्ट की चोटी है, हिमालय की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, तो वो नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और नेपाल में वो स्थित है वो, और हिमालय वलित पर्वत है। दूसरा जो पर्वत का प्रकार है वो है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जो है किसी भ्रंश ब्लॉक को उठाया जाता है या झुकाया जाता है तो ब्लॉक पर्वत बनता है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो सिएरा नेवदा पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है।
और ये तीसरा जो प्रकार है पर्वत का, प्रमुख जो तीसरा प्रकार है वह है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत गतिविधि के कारण निर्मित होती है। ज्वालामुखीय गतिविधि से जो है यह ज्वालामुखी पर्वत निर्मित होता है। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचलें प्लेट सीमाओं पर ज्वालामुखी बनाती है जो फूटते और पहाड़ों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हवाई में माउंटेन किलिमंजारो जो है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, और माउंट कोआ और मौना लोआ जो है ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस प्रकार जो है ये सारे पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। तो पर्वत 3 प्रकार की जो प्रमुख प्रकार थे उसे देखें, और जो कहीं कहीं 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं उदाहरण के साथ। वलित पर्वत, तो अभी हम आपको पीछे चर्चा किए हैं कि हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, ये सभी जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। भ्रंशोत्थिया ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत्थिया ब्लॉक पर्वत जो है वो कौन सा है तो सिएरा नेवादा हॉर्ज पर्वत, ये जो भ्रंशोत्थिया ब्लॉक पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। फिर पठारी पर्वत है जिसमें कोलोराडो पठार, दक्कन का पठार, ये पठारी पर्वत में आएंगे। ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट फूजी है, कैस्केड रेंज है, ये सभी जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद है अवशिष्ट पर्वत, जिसमें एप्लाचियन पर्वत है, स्टॉकिस हाईलैंड्स है, और जो भारत में स्थित जो सबसे प्राचीन पर्वत के रूप में जाना जाता है ये अरावली पर्वत, वो भी अवशिष्ट पर्वत में रूप में जाना जाता है। अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसको गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वत है, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी जिसको एवरेस्ट के नाम से जानते हैं नेपाल में स्थित है, सागरमाथा वहाँ कहा जाता है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में जो हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है वह है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में नेपाल सीमा पर स्थित है। और जो भारत की अगर ऊंची चोटी है तो केटू आता है, यानी गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में, जो कि वर्तमान में पीओके में स्थित है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो भारत में स्थित है तो वह कंचनजंगा कहिएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी के रूप में केटू का नाम आएगा। तो ये इसको क्लियर करते रहिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में दूरी तय करने में कितना समय लगता है। ये सारे प्रश्न एससीईआरटी से संकलित है। 13वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि एक देशांतर से जो दूसरे देशांतर की दूरी तय करने का समय है वो 4 मिनट का समय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर क जो है इसका 13वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सबसे अधिक गर्मी किस में पड़ेगी। तो अभी हम लोग इसको पीछे चर्चा किए हैं कि सबसे अधिक जो गर्मी पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, उष्ण कटिबंध में, सालों भर वहाँ गर्मी पड़ता रहेगा, ऑप्शन नंबर ग के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कर्क रेखा के रूप में कौन जाना जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के रूप में जाना जाएगा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा के रूप में जाना जाएगा। यानी 15वां नंबर प्रश्न का ख आंसर सही है। कर्क रेखा के रूप में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा के रूप में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। और 2 ध्रुव होंगे, 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण में, यानी नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। अब 16वां नंबर प्रश्न है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। बिहार केसरी से जो संबोधित किया जाता है वह अनुग्रह नारायण सिंह हैं, या फिर इनमें से कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 16वां नंबर प्रश्न का दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी कि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 16वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है वह कौन होगा। कोसी नदी जो कि सीमांचल में बहती है, सप्तकोशी के नाम से नेपाल से निकलती है और फिर प्रवाहित होते हुए ये गंगा की सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है। तो अगर अमरकंटक की पहाड़ी से देखा जाए जो नदी बिहार में बहती है उसका उद्गम स्थल तो वह है सोन नदी, और जो कि पटना के समीप आकर के गंगा में मिलती है। उस पर डेहरी और सोन जो है के नाम से बांध भी बनाया गया है। तो ये 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार का तेल शोधक कारखाना जो है यह बरौनी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो ये बिहार की जो अभी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है वह है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है वो 21वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि वह बिहार के हाजीपुर जिले में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ककलोत जलप्रपात जो है वह बिहार के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के किस जिले में ककलोत जलप्रपात स्थित है? तो 22वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी के नवादा जिले में स्थित है ककलोत जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांबर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। तो इन झीलों में से जो बिहार में स्थित झील है वो अनुपम झील के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है कि नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, और इसे नुकसान जो है वह बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24वां का वो ऑप्शन नंबर सी है कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंतिम मौर्य सम्राट के रूप में कौन जाने जाते हैं? मौर्य सम्राट जो है ये मगध साम्राज्य में चौथा वंश है शासन करने वाला। मगध साम्राज्य के वंशों की अगर श्रेणी देखें तो बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया गया हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला वंश था। उसके बाद फिर शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, फिर महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना हुई, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य के मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसका पुत्र बिंदुसार राजा बनता है, और बिंदुसार के बाद जो है अशोक महान राजा बनते हैं, और उसके पश्चात जो है मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम अशोक के बाद अंतिम जो राजा के रूप में बनते हैं अशोक के ये 25वां नंबर प्रश्न का वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि बृहदत्त हैं जो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? जी हाँ, रॉलेट एक्ट जो आया इंडिया में उसका उद्देश्य क्या था? ये रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में आया था उसका उद्देश्य था कि इसके बिना सरकार किसी पर मुकदमा चलाए हुए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता था, उसे गिरफ्तार कर सकता था। रॉलेट एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था किसको? डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, जिसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है यह किस तिथि को घटी थी? इसकी जो सही तिथि है 1920 तो होगा ही नहीं, 1919 में घटित हुई है। तो 27वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी वह 13 अप्रैल 1919 को घटी, और उसके पश्चात जो है इसी कांड के पश्चात गांधी जी अपने जो है कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए, और उसके पश्चात जो है ये भारत में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट जो है शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार के द्वारा किस घटना की जांच करने के लिए की गई थी? तो 28वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि हंटर कमेटी की जो स्थापना सरकार ने किया वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ही किया था। जो सरकार और हंटर कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो इसने जनरल ओ डायर को जो है सही ठहरा दिया था। तो ये अंग्रेजों की राज था, जो जिस तरह से वो समझते थे उस तरह से अपनी जो है कमेटी गठित करते थे और फैसला आता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो ये असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था वह था कि सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना था, विदेशी मालों का जो भी विदेशी वस्तु थी उसका बहिष्कार करना था, सरकारी वैतनिक एवं अवैतनिक पदों की उपाधियों का त्याग करना था, और इसी की वजह से जो है गांधी जी जो है वो कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो सर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए। यानी 29वां नंबर प्रश्न का अगर करेक्ट आंसर ढूंढे तो ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर यानी किस घटना से परेशान होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? उसके बाद जो है फिर ये घटना जो थी ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा कि चौरी चौरा कांड के पश्चात जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, और उसके बाद जो है चौरी चौरा कांड यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, और फिर ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां है कि
1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे तो इसी लिए जो है गांधी जी से नाराज होकर के ये लोग जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। तो अभी हमने नाम बताया कि देशबंधु, चित्तरंजन दास का उपनाम देशबंधु भी है और उसमें मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वराज पार्टी का कार्यक्रम क्या था? तो ये जो कार्यक्रम है इसमें शामिल कि बजट को रद्द करना, नौकरशाहों को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार, उपयुक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर होगा। ये जितने जो कथन है ये सभी जो है स्वराज दल के कार्यक्रम थे। दोस्तों हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अगर अब तक चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन है 33 की साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 में तो भारत आया। एग्जैक्ट कौन से महीना था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है 33वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर ए कि फरवरी 1928 में वो भारत आ गया था। ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 7 सदस्यीय साइमन में कितने सदस्य भारतीय थे? तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के जो नारा लगा इसी वजह था कि साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 सदस्यीय समूह था उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी शून्य का जो है सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साइमन कमीशन के द्वारा जो है ये द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, उसके बाद जो है बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, यानी ये सारी सिफारिशें की गई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को क्या कहते हैं? एसआई पद्धति, अब जो प्रश्न है वो विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो एसआई सिस्टम में यानी सिस्टम इंटरनेशनल में जो मापने की सिस्टम है इसमें लेंस की शक्ति को जो मापा जाता है वह डायोप्टर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36वां का ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का जो प्रयोग है ये 37वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है कि वातावरण में ध्वनि मापने के लिए या ध्वनि प्रदूषण के लिए जो है डेसिबल शब्द का, डेसिबल यूनिट का मात्रक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? जी हाँ, सदिश राशि किसके कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो सदिश राशि कहलाता है, और जिसमें केवल परिमाण हो वह अदिश राशि कहलाता है। तो जो सदिश राशि नहीं होगा वो अदिश राशि होगा। तो इस 38वां नंबर प्रश्न का जो द्रव्यमान है इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए यह सदिश नहीं है बल्कि अदिश राशि है। यानी इंग्लिश में सदिश को वेक्टर कहते हैं और अदिश को स्केलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र है a = v - u/t या v = u + at। तो ये जो है इसका सही सूत्र है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।